स्वागत है द लेंस में और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने से मची है भयंकर तबाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर बादल फटने से खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने 34 सेकंड में गांव के घर, होटल और बाजार को तहस नहस कर दिया। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। 130 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सेना ने सुरक्षित निकाला है। दूसरी ओर हिमाचल के किन्नौर में तंगलिंग और रालडांग में बादल फटने से कैलाश यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। 2 पुल बह गए हैं और नेशनल हाईवे 5 में मलबे से जाम हो गया है। आईटीबीपी ने 413 तीर्थयात्रियों को जिपलाइन से बचाया है, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन ने हालात को और भी गंभीर कर दिया है। आखिर ये बार बार बादल फटने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अनियोजित निर्माण इसके लिए जिम्मेदार हैं? प्रशासन और सरकार की तैयारियां कहां चूक रही हैं? और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर एसपी सती, जो हमें बादल फटने के वैज्ञानिक कारण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बताएंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। आपसे जानना चाहूंगी सर कि जो ये बादल फटने की घटनाएं हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और ये ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही है? क्या मौसम विभाग इसके लिए पहले से अलर्ट जारी नहीं कर सकता? मैडम, ऐसा है कि पहली बात एक करेक्ट कर दें, जो ये घराली की जो इंसिडेंट हुआ, घराली के दुर्घटना हुई, आपदा आई, इसमें बादल फटने जैसी कोई बात नहीं थी। ये बादल फटने से नहीं हो, यहाँ बारिश मॉडरेट टू बहुत सिंपल बारिश यहाँ थी। यहाँ कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड बारिश, 36 आवर्स से लगातार बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश, जिसकी वजह से ओवर सैचुरेशन हो गया। जो लूज मटेरियल था, जो मलबा था ऊपरी भागों में, इस कैचमेंट के ऊपरी भागों में जहां कभी ग्लेशियर हुआ करता था या ग्लेशियर्स के रिलिक्ट बचे हुए ग्लेशियर्स के पार्ट वहां होंगे, डेड आइस वहां होगी, उनके साथ वो जो मलबा वहां था वो ओवर सैचुरेटेड हो गया और वो इसलिए वो नीचे की तरफ को सेमी लिक्विड फॉर्म में नीचे की तरफ को बहना शुरू किया। और क्योंकि उसका ग्रेडियंट ज्यादा था, स्लोप बहुत स्टीप था, इसलिए वो वहां से नीचे की तरफ लुढ़कते हुए और मटेरियल अपने साथ लाया और तब इस तरह की घटना हुई। दूसरी बात, आपने क्योंकि ये केवल धराली के बारे में बात नहीं करी, ओवरऑल आपने हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में बात की, तो उसका आपका प्रश्न था कि क्या ये बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं बादल फटना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये क्लाइमेट चेंज के इस फेज में जो दौर जो हम महसूस कर रहे हैं, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों का मत है कि इसमें है कि इस दौर में इस तरह की बारिशें लगातार उनकी संख्या और उनकी इंटेंसिटी में वृद्धि होगी। ये मतलब वैज्ञानिक तथ्य है, स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये इस तरह से बारिशों का मिजाज बदल रहा है। नंबर ऑफ रेनी डेज साल में कम हो रहे हैं। सपोज 120 दिन अगर बारिश होती थी साल में, तो अब वो 110 ही हो रही है, 100 हो रही है या 100 हो रही होगी, लेकिन टोटल बारिश के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर एवरेज साल का अगर 120 सेंटीमीटर बारिश होती थी तो 120 ही हो रही है, लेकिन वो 120 दिन में नहीं हो रही है, 110 दिन में या 100 दिन में हो जा रही है। तो इसका मतलब टॉरेंशियल रेंज की इवेंट बढ़ रही है, ये बात सच है। दूसरी बात ये भी है, नहीं होती थी ये घटनाएं, वहां भी होने लग गई। हिमाचल में जितना उत्तराखंड में इस तरह के टॉरेंशियल रेन्स और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं की जितना पुनरावृत्ति यहाँ होती थी, हिमाचल में नहीं होती थी। पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं कि लगातार ये शिफ्टिंग हिमाचल की तरफ भी काफी चली गई है। और हिमाचल में इस साल और पिछले साल और उससे पहले 3 सालों में लगातार व्यापक तबाही हुई है। इसके कारण दोनों चीजें हैं। अतिवृष्टि जो है वो तो है ही है अपने आप में, अतिवृष्टि जनित आपदा तो हो ही रही है। इसके अलावा तो हमने अनधिकृत निर्माण कार्य कर दिए हैं। पिछले 10 साल में हमने रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट का जो मलबा बेतरतीब हमने स्लोप्स में डाल दिया है, जगह जगह नालों में डाल दिया है, उसकी वजह से इसकी व्यापकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन आपदाओं की व्यापकता, साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। जी प्रोफेसर साहब, जी अब
अभी हम अभी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे कि कैसे ये इसकी तबाही मची है, और ये आपने जिस तरीके से बताया कि ये आज की बात नहीं है, विगत 4-5 सालों में इनकी जो प्रक्रिया होने की, जो प्रोसेस होने की जो बातें हैं और ये घटनाएं हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हम अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे और अब तक हमें ये जानकारी मिली थी कि ये बादल फटने से ये घटना हुई है। तो ये आप बोल रहे थे कि नॉर्मल बारिश थी, उसके बाद ये घटना हुई है और इस तरीके से तबाही बची है कि विद इन सेकेंड्स में ये पूरी की पूरी क्लाउड बर्स्ट से पूरा का पूरा गांव बह गया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों का ये नतीजा है? क्योंकि जब केदारनाथ में भी 2013 में इस तरीके से भयानक त्रासदी सामने आई थी, क्या उससे सबक नहीं लिया गया है? देखिए, हमारी तमाम उत्तराखंड या पूरे संपूर्ण हिमालय में आपदा दर आपदा और उसके बाद उनसे सबक न लेना, ये हमारे मतलब उदास दस्तावेज बन चुके हैं। हम कभी भी सबक नहीं लेते हैं। जी। जहां तक ये धराली का बात है, ये धराली वाला जिस नाले में इस समय आया है, ये इसमें फ्रीक्वेंट आते रहे। 1835 में आया, उसके बाद लगातार इसमें इसमें इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आते रहे। 2013 में आया, उसके बाद एक बार और आया, लेकिन फिर 2025 में आ गया। इसी तरह से कई नाले ऐसे हैं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जिनमें इस तरह के फ्लैश फ्लड अचानक आते रहते हैं। उनके ऊपरी क्षेत्रों में ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर्स के रिलिक्ट्स वहां मौजूद है, डेड आइस मौजूद है। वो नीचे की तरफ अतिवृष्टि की दशा में वो नीचे की तरफ को वो मटेरियल मोबिलाइज होता है और इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आते हैं, रिपीटेड आते हैं। धराली जो कस्बा बसा हुआ था, इसी तरह के नाले में बसा हुआ था, जिस नाले में, जो नाले के किनारे नहीं, बिल्कुल नाले में बसा हुआ था। जहां उसका पुराना मलबे का ढेर था, उसके ऊपर पूरा कस्बा बसा हुआ था। साफ साफ लगता था। अगर आप पल्ली तरफ जाओ, नदी की दूसरी तरफ मुखवा से देखो, मुखवा गांव जहां की गंगोत्री जाड़ों में निवास करती है गंगा माता, वहां से अगर आप देखोगे तो आप साफ पता चलता था ये बिल्कुल नदी नाले में बसा हुआ ये गांव है। देर सवेर ये होना ही था, ये इस समय हो गया। ये आज नहीं होता तो कल होता। जी। अभी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे तस्वीरों के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पर चर्चा की है उन्होंने, और इस मीटिंग की पूरी जायजा लिया है और लोगों के बीच में उन्होंने राहत कार्य की भी बात की है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन की जो चुनौतियां हैं वो कितनी मुश्किल होती है, खासकर कि जब ये ऐसी घटनाएं सामने होती है। भारी बारिश और भूस्खलन के बीच हम देख रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना काम कर रही है, तो उन्हें क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी चुनौती का सामना ये है कि वहां कम्युनिकेशन बिल्कुल कोलैप्स हो गया, सारी रोड ध्वस्त हो गई है। भटवाड़ी से आगे कम्युनिकेशन नहीं है, वहां लाइट नहीं है, बिजली पानी नहीं है, इसलिए वहां जो टेलीफोनिक मोबाइल कम्युनिकेशन वो भी नहीं हो पा रहा है। रास्ते सब अब जो भी है पैदल जाके जाना पड़ेगा। रास्ता लगातार क्लियर करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भटवाड़ी में पूरी पूरी रोड नीचे धंस गई है। और इस तरह से जो घटना स्थल है वहां और भटवाड़ी के बीच में 50 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, यहाँ करीब 5-6 जगह पे बहुत बुरी तरह से रोड ध्वस्त हो गई है। तो सबसे पहली चुनौती ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की है। दूसरी चुनौती रसद वगैरह पहुंचाने की है। रसद वगैरह कैसे पहुंचाई जाएगी? अगर मौसम साफ होता है तो हेलीकॉप्टर वगैरह से कुछ ड्रॉप करेंगे, ये शायद वो लोग करेंगे, लेकिन सुखद बात यह है कि वहां पे नजदीकी, हालांकि आईटीबीपी का खुद उनकी कैजुअलिटी हुई है, हर्सिल में भी ये बात हुई है, लेकिन वहां आईटीबीपी है तो वो कुछ वहां रेस्क्यू में वहां लगे होंगे। उसके ऊपर के क्षेत्र में नीलोंग घाटी में जो ये ये जाटगंगा वैली जो है, नीलोंग और जाडू में, उधर भी आर्मी वहां है, शायद उनको भी बुलाया होगा, तो आर्मी को भी लगाया होगा। और किसी तरह से एसडीआरएफ की कई टीमें वहां पहुंच गई होंगी, तो कुछ रेस्क्यू और रिलीफ के काम तो लगे होंगे। पर मैं ये अभी तक ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि बहुत सब कुछ सामान्य तरह रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन सामान्य चल रहे होंगे। अभी इसकी संभावना कम है, क्योंकि वहां पहुंचना बहुत दुरूह हो गया है, बहुत वो इलाका बहुत ही दुर्गम हो गया है रोड टूटने से। ये भी जानना चाहेंगे कि जो जेसीबी और जो तमाम तरीके की मशीनें होती हैं, उन्हें भी वहाँ वो मलबे हटाने में, क्योंकि वो दलदली क्षेत्र होता है, ऐसे कंडीशन में राहत कार्य बचाना और ये मलबे हटाना, इसके लिए भी चुनौती होती होगी। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी चुनौती है। दलदल काफी थिक दलदल है,
उसमें जेसीबी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जेसीबी का उपयोग करना बहुत इफेक्टिव नहीं हो पा रहा होगा, ये भी मैं जी। समझ सकता हूँ। मैनुअल ज्यादा करना पड़ रहा होगा, ये ऐसी स्थितियां भी हैं। और पता नहीं कितने दबे हैं, वहां बहुत ज्यादा मजदूर रहते थे, छत्तीसगढ़ के मजदूर रहते थे, नेपाली वहां रहते थे। वहां मेला भी था सामने मुखवा में, तो मेले की वाले लोग भी थे, यात्री भी रहे होंगे होटलों में। होटलों में काम करने वाले इधर उधर के गरीब गुरबे बच्चे रहे होंगे, जो होटल के कर्मचारी रहे होंगे। मतलब आप डेथ टोल का अंदाजा खाली आकलन ही कर सकते हैं, एग्जैक्ट जी। नंबर तो आने से रहा। अ, अभी जो हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि अभी तेज बारिश हुआ है इस बार इस साल, तो काफी हम देख रहे हैं कि विगत 2 से 3 महीनों में हिमाचल में कई बार वहां लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड और ये जो बादल फटना और ये उत्तराखंड की जो घटना थी, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो सेम वजह है, अति निर्माण और मानवीय त्रुटियां? देखिए जी, मैंने पहले कहा कि प्राकृतिक रूप से बारिशों का मिजाज बदला है। जी। बारिशें अब ज्यादा टॉरेंशियल रेंज की इवेंट, अतिवृष्टि की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, और जहां पहले नहीं होती थी वहां भी हो रही है। ये तो है अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ जो मानव ने इस बीच हमने विकास का 20-25 साल में जो, और खासकर 10 साल, 10, 12, 15 साल में जो विकास का मॉडल सामने आ गया है, वो बहुत ही घातक है, विनाशक। पूरे हिमालय में वाइडनिंग, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्टों का काम जोरों पे है। रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट ने इतना बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज कर दिया है कि सारे मलबे के ढेर को नालों में खड़े कर दिए उन्होंने, सारा स्लोप उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, तोड़ दिया है। तो इस तरह की वृष्टि की दशा में, अतिवृष्टि की दशा में, कम से कम मैं हिमाचल के बारे में बोल सकता हूँ, इसमें सबसे मेजर कल्प्रिट इसमें रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है। और उत्तराखंड के केस में तो रोड वाइडनिंग तो है ही है, हाइड्रो पावर भी है, कुछ कुछ जगह हिमाचल में भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उत्तराखंड में ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो निर्माणाधीन है उनके, उन्होंने बहुत भयानक किया है। और यहाँ जो बस्तियां बेतरतीब तरीके से नालों में बसा दी गई है, दोनों प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, ये नदी के मार्गों में बस्तियां, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े कोठियां जो बना दी गई, उसकी वजह से विभीषिका का आकार, विभीषिका का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये पुनरावृत्ति दर पुनरावृत्ति होती रहेगी, और इनसे न सीखने की सरकारों के और जनता की ये कहानियां हम ऐसे दोहराते रहेंगे। सर, ऑल वेदर रोड बनाए जाने पर क्या विचार है? क्योंकि चार धाम मार्ग भी यहाँ से होकर गुजरता है, यात्रा के लिए भी कई रास्तों का विकास भी बनाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, तो प्रॉपर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तराखंड में? ऐसा है कि ऑल वेदर रोड इसको नाम दिए, अब तो खैर चार धाम परियोजना बोलते हैं। ऑल वेदर का मतलब होता है कि हर वेदर में चलने वाली रोड। जी। जब मैं कह रहा हूं कि पटवारी से ऊपर रोड ब्लॉक है, जब मैं कह रहा हूं कि जोशीमठ वाली सारी रोड ब्लॉक है, जब मैं कह रहा हूं कि टनकपुर वाली रोड ब्लॉक है, पिथौरागढ़ वाली रोड ब्लॉक है, जब मैं कह रहा हूं यमुनोत्री वाली रोड ब्लॉक है, तो ये ऑल वेदर ब्लॉक्ड रोड बोलेंगे हम, ऑल वेदर ब्लॉक्ड रोड बोलेंगे कि ऑल वेदर चलने वाली रोड बोलेंगे आप? आपका मॉडल ही फॉल्टी है। आपको अच्छी सड़क चाहिए थी, आपको जी। चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए। आपने इतना ट्रैफिक आखिर आखिर ऊपर जाके ले जाओगे कहाँ? सारी सड़कें अब जाम ज्यादा हो रहा है जब से चौड़ीकरण हुआ है सड़क, क्योंकि अब सड़कें ही पार्किंग बन गई है। अधिक ट्रैफिक आ रहा है, कहीं पार्किंग हमारे पास है नहीं, तो पार्किंग कहाँ रखोगे आप? तो ये फॉल्टी मॉडल है विकास का, ये इसमें ध्यान नहीं दिया गया। हिमालय की फ्रेजिलिटी, सेंसिटिविटी को एक्नॉलेज नहीं किया गया, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अभी भी कोई नीति नियंता इसको देखने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो अगर इस तरह की बातें हम लोग उठाते हैं, लीन पीरियड में उठाते हैं, आजकल तो हमारी बात लोग सुन भी रहे हैं। जैसे ही आपदा गई, 1-2 महीने बाद जैसे हम बात उठाते हैं, लोग कहते हैं ये विकास विरोधी है। इस तरह की बातें हम तो लगातार उठाते रहे हैं, चाहे ये जी। धराली के केस में हमने पहले बात उठा रखी है, इस तरह के कई इवेंट्स में हमने पहले ही बात उठा रखी है, बताया भी है। और अब बात नवे उठाए, अगर कोई लेमैन भी देखे वो भी समझ सकता है कि नाले नाले में इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना, नाला जिस दिन अपने रूप में आ गया वो अपना रास्ता ले लेगा, अपना जमीन अख्तियार कर देगा, तब सबके सब देखते रह जाएंगे, जैसा कि धराली में बहुत दुखद हुआ, लेकिन ये अवश्य भी था, इसमें होना ही। जी। चूंकि ये घटनाएं आज की नहीं है, ये विगत कई वर्षों से इस प्रकार से जारी है। सर, प्रशासन की तैयारियां क्या इनफ है? क्या मौसम विभाग की चेतावनियां और ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर देना ये भी पर्याप्त है? क्या कुछ अभी इसमें किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे पास
अब तो कुछ थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो काफी थोड़ा बहुत सुदृढ़ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी। हम डिजास्टर आ जाए तो उसके बाद की तैयारी तो हम सब कुछ महफूज कर भी सकते हैं, कर रहे हैं लोग। लेकिन बात यह है कि इस बात पे जी। कौन ध्यान देगा कि डिजास्टर आए ना, या उसमें हानि बहुत कम हो। उसके लिए इस तरह के क्षेत्रों को चिन्हीकरण करके बहुत हम्म। कड़े नियमों के साथ बस्तियों को, डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी उनकी पूरा उनका ऑडिटिंग करके, और पहले ही हम चेत करके पहले हम सुदृढ़ व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं। सालों से वैज्ञानिक इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं। एनजीटी ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि हिमाचल के केस में तो बड़ी तल्ख टिप्पणी करी कि अगर इसी तरह का विकास का मॉडल रहा तो फिर हिमाचल कहीं कहानियों और किस्सों में रह जाएगा, जी। अस्तित्व ही मिट जाएगा। और ये हिमाचल के केस में नहीं, ये कहानी उत्तराखंड की है, और कमोवेश यही कहानी पूरे पैन हिमालय की है कि अगर इसी तरह का विकास के नाम पर अंधाधुंध खुदाई, अंधाधुंध तोड़ फोड़ करते रहे तो पूरा हिमालय इतना फ्रेजाइल है, जितना सेंसिटिव है, उस हिसाब से बहुत जल्दी हम देखेंगे हिमालय के ज्यादातर हिस्से रहने लायक नहीं रहे। सर, भविष्य के लिए सबक क्या लेना चाहिए, क्योंकि अब तक तो हमने सुना नहीं है, चाहे वो सबक तो 2013 सबक तो की यही है। त्रासदी हो गई और अभी की हम बात करें, भविष्य के लिए कुछ तो सबक हमको मिलना चाहिए, हाँ, क्योंकि अनुचित निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हम कदम तो पहली उठा बात रहे हैं पहली लेकिन वो बात यह है इनफ कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि देखिए, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने यही रहना है, जी। लेकिन उसका एक तरीका है। हिमालय रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे ढंग से रहा जा सकता है, लेकिन हिमालय अरबों खरबों कमाने का क्षेत्र नहीं है। यहाँ ग्रीड बहुत घुस गया इंपॉर्टेंट है, बात। बस जी। बहुत बहुत ग्रीड घुस गया है। आपने पांच पांच छह छह सात सात मंजिले होटल बना दिए हैं, आपने इतने बड़े बड़े डैम्स बना दिए हैं, आपने इतनी चौड़ी सड़कें बना दी है, आपने चार धाम के नाम पे, तीर्थों के नाम पे आपने पूरा कमाई का एक पूरा एक गिरोह तंत्र विकसित कर दिया है। इसकी वजह से सारे टेरेन, सारे रूल्स, सारे नेचर के रूल्स वायलेट हो रहे हैं, सारे जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, और लिहाजा अपने लिए कब्ज हो रही है। उत्तराखंड और हिमालय से लगे जो इलाके हैं वो यात्रियों के लिए, टूरिस्ट के लिए बेहतरीन जगह माना जाता है। भारत के लिए हर हर जगह से वहां पर लोग पहुंचते हैं, चाहे वो श्रद्धालु ही क्यों ना हो, उत्तराखंड चारधाम यात्रा के। ऐसे कंडीशन में अब क्या उस पर भी लगाम कसना चाहिए, या फिर इस ऐसी तरीके से जिससे ये यात्रा भी निश्चित रूप से चले, लेकिन सही मोड में इसके चलाया जाना के लिए इम्पोर्टेंट है? ऐसा है कि हिमालय की धारिता है, हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी है। हम्म। हिमालय ऐसा नहीं है कि किसी मैदान की तरह आप एन नंबर ऑफ करोड़ों में लोगों को एक साथ धकेल दो एक जगह पे, यहाँ नहीं हो सकता। आपको संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी, उसका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा कि एक दिन में इतने इतनी गाड़ियां अलाउ करेंगे, एक दिन में इतना डिस्टेंस तय करेंगे, ये अलाउ करेंगे। और एक 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 क्षेत्र में एक मंजिल दो मंजिल से ज्यादा, वो भी हल्के मटेरियल के बने हुए मकान वो बनाए जाएंगे, तब जाके कुछ कर सकते हैं। टेरेन के साथ आप कर सकते हैं। जब ऐसी दशाओं में, ऐसे इवेंट्स में, तब मिनिमाइज होगा, डैमेज भी मिनिमाइज होगा, तब हिमालय की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, तब बहुत कुछ हो सकता है। मानवता बची रहेगी, सभ्यता बची रहेगी, तो विकास भी होता रहेगा। विकास किसके लिए? जब सारे के सारे मारे जा रहे हैं, हम्म। आज यहाँ की बारी है, कल वहां की बारी है, और तब हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास किसका विकास कर रहे हैं भैया? आप कुछ धना सीटों का विकास कर रहे होंगे, कुछ उनकी तिजोरियां भर रहे होंगे, बाकी विकास जनता का तो नहीं हो रहा है, जनता का तो विनाश ही हो रहा है। धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। विकास आप किनका कर रहे हैं? आप अपने जेब भरने की कोशिश करें। विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता भी सुरक्षित हो, विनाश ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पूरी जानकारी को आप हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत प्रोफेसर एसपी सती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना प्रोफेसर की बातें। उन्होंने बातें की कि चिन्हित किए जाने चाहिए वो लोकेशन जहां पर सबसे ज्यादा त्रासदी मचती है। आपको इस विचार पर, इस बारे पर, इस विषय पर क्या कहना है? अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर विचार करने और बातचीत के अलावा इस पर अमल किया जाना बेहद जरूरी है। हम अपनी प्रकृति और लोगों को ऐसी आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं, इस पर हमें कार्य करना होगा। अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
धन्यवाद।